प्यारे बच्चों, आपने पुराने वीडियो में देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री कहते किसको है, और साथ में जो सॉल्यूशन दिया गया है या तो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। ये दो चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। 9.1 एक्सरसाइज में आपने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, उसका ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या होता है। ये 9.1 था। 9.2 में आपने सीखा कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है या तो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने के बराबर होगा, जितना नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखा कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नहीं। अब इसके आगे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे 9.3 एक्सरसाइज में कि हमारा जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। जब हमको जनरल इक्वेशन दिया हुआ हो और उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो तो ये कैसे होगा, इसके कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, कंसेप्ट के नाम पर एक ही चीज है, एक ही लाइन का कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं, जितना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल सॉल्यूशन है जिसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा वो 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 3 ऑर्डर का तैयार होगा। ओके, लेकिन हम लोगों को जो मैक्सिमम प्रैक्टिस में वो 2 ऑर्डर तक का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को आता है एग्जाम में। ये जो एक्सरसाइज 9.3 है ये सीबीएसई बोर्ड्स में इनके क्वेश्चंस रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस रहते हैं। जैक बोर्ड में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। जैक बोर्ड में इसके आगे के जो एक्सरसाइज है 9.5 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो फर्स्ट 2 आप चैप्टर पढ़े उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक बोर्ड में देखने को मिलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता लगाना होता है या डिग्री पता लगाना होता है, वो आपको जैक बोर्ड में देखने को मिलता है, वैसा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो इस जो जनरल सॉल्यूशन दिया है उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में केवल एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि भाई जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार आपको जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है और उतने नए इक्वेशन आपको तैयार करने हैं। और उन सभी इक्वेशन से, जितने भी नए नए इक्वेशन आपने बनाया, उन सभी इक्वेशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देना है। इलिमिनेट करने का मतलब गायब करना है। गायब करने का मतलब सब्स्टिट्यूशन से किसी एक इक्वेशन से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालकर दूसरे में रख देना है, दूसरे से निकालकर तीसरे में रख देना है। एनी हाउ आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है। जैसे ही आप इलिमिनेट करेंगे उस समय जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू एग्जांपल्स। हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आवर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे। कुछ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन हमको ऑलरेडी दिया हुआ होगा। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व इसमें दिया हुआ है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। इसमें आप देखें तो a एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, b एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल, ये जो जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त होगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश प्राप्त होगा। और वो जो 2 इक्वेशन आएंगे और ये जो दिया हुआ इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1,
इन तीनों से ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर देंगे, उस समय जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो चलिए ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब एक्स बाई ए को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई बाई बी को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ आप देखें एक्स में 1 बाई ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई, इसलिए 1 बाई ए को कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिए, तो 1 बाई ए बाहर हो गया इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरे में 1 बाई बी को बाहर कर दिए, आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, इसके जगह लिख दिए 0। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो गया 1 बाई ए में मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1 बाई ए आ गया। इस 1 बाई ए को राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो ये इधर हो गया माइनस 1 बाई ए, और ये जो बी मल्टीप्लाई था 1 बाई बी जो मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स में, इस बी को राइट हैंड साइड में भेज दिए। तो राइट हैंड साइड में भेजने से ये बी मल्टीप्लीकेशन में चला गया, माइनस 1 बाई ए में मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया माइनस बी बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चूंकि हमको यहाँ दो वेरिएबल दिया है इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इस बार डिफरेंशिएट करने से डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब हम लोगों का काम क्या रह गया, अब रह गया कि इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से ए और बी को एलिमिनेट करना है, मतलब उसको गायब करना है। कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी एक इक्वेशन से ए का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे, बी का वैल्यू निकाल के तीसरे में रखेंगे, और एनी हाउ ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। देखिए आपके लिए गुड न्यूज है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 को देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में ऑलरेडी ए और बी एलिमिनेटेड है, इसमें ए और बी है ही नहीं। जब ए और बी एलिमिनेट है ही नहीं, ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, इसमें हमको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यही हमारा रिक्वायर्ड आवश्यक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। यदि इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता तो इसको हम लोग 1 और 2 के मदद से एलिमिनेट करते, सब्स्टिट्यूट करते, और उससे हम लोग फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन, यहां दिया हुआ है गिवन जनरल सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स, जिसको आप बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन, वो दिया y इक्वल टू c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। आप यहां देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक है c1 दूसरा है c2। इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें कंसेप्ट यही है कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में होगा उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। अर्थात ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, वो गायब हो जाना चाहिए बाय सब्स्टिट्यूशन और एनी हाउ एनी मेथड, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो y इक्वल टू c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। अब c1 e का पावर x में c1 कांस्टेंट इसलिए बाहर, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं e का पावर x होता है, इसलिए e का पावर x लिख दिए, प्लस c2 कांस्टेंट इसलिए c2 को छोड़ दिए, e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस x। लेकिन यदि x का e का पावर में जो x है, x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी नंबर आएगा तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 के अलावा x में मल्टीप्लाई है -1, तो यहाँ -1 से डिवाइड करना होगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से -1 आता है। ये आप मेरे पुराने वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये -1 कहां से आया। अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही जाने, ये e का पावर जो होता है उसमें x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। 1 के अलावा यदि कोई भी कोफिशिएंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वो जो कांस्टेंट आता है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, जो कि मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के वीडियो में।
अब -1 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो आपका हो गया वैल्यू c1 e का पावर x माइनस c2 e का पावर माइनस x। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अभी आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन c1 e का पावर x में c1 कांस्टेंट है, छोड़ दिए, e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e का पावर x। यहाँ माइनस c2 e का पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से e का पावर माइनस x डिवाइडेड बाई -1 होगा, वो -1 यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो c2 e का पावर माइनस x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के मदद से किसी को किसी में सब्स्टिट्यूट करे, आपको जो सहूलियत लगे, जैसा आसान पड़े। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में c1 e का पावर x प्लस c2 e का पावर माइनस x है, इक्वेशन नंबर 1 में ये पूरा का पूरा वैल्यू है y। तो आप 1 को उठा के चुपचाप इक्वेशन नंबर 3 में रख दे। इसलिए हम लोग डायरेक्ट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू y आ गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आंसर नंबर बी है, बी में यही आंसर दिया है, और इसके अलावा जितना भी ए, सी और डी है वो इससे डिफरेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें सॉल्यूशन आपको y इक्वल टू x के रूप में दिया हुआ है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, और y डैश को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा 0। ये 1, 2 और 3 इक्वेशन हम लोग बना लिए। अब हमारे पास 4 मल्टीपल चॉइस आंसर दिए एमसीक्यू में, उन चारों आंसर में आप बारी बारी से इन तीनों वैल्यू को पुट करके देखें, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर नंबर सी में आते हैं। आंसर नंबर सी में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy बाई dx प्लस xy दिया हुआ है। इसमें d2y बाई dx स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दिए 0, माइनस x स्क्वायर dy बाई dx की जगह मतलब y डैश का वैल्यू रख दिए 1 प्लस x इंटू y का वैल्यू रख दिए x। यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि आंसर नंबर सी में इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का वैल्यू रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा मल्टीपल चॉइस में आंसर नंबर सी। बाकी आप ए, बी और डी में किसी में भी रख कर देखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो आंसर आपका नहीं होगा। ओके, आइए अब एक्सरसाइज 9.3 में ही कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है। इन वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए बच्चों आपको बताएंगे कि आप मेरा जो सर्कल का वीडियो है उसको जरूर देख लें, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को बनाने के लिए वर्ड्स में जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह दिया गया है, सर्कल या इक्वेशन ऑफ इलिप्स वगैरह। तो जो आप सर्कल का आपके पास यदि नॉलेज नहीं है या इलिप्स का नॉलेज नहीं तो इनको बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए आप मेरे पुराने जो वीडियो है सर्कल और इलिप्स पर उनको जरूर देख लें, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 9.3 का। वर्ड्स में प्रॉब्लम दिया गया है, फैमिली ऑफ सर्कल विच टच द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। एक सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल है और वो सर्कल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो आप इसका मतलब है कि वाई एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है। वाई एक्सिस यदि टेंजेंट का काम कर रहा है तो आप ऑलरेडी सर्कल में पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। यदि ये टेंजेंट है और ये पॉइंट आपका टचिंग पॉइंट है ओरिजिन, इस पॉइंट पर यदि आप परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। अर्थात इधर सर्कल ले, चाहे इधर राइट हैंड साइड में ले या लेफ्ट हैंड साइड में ले, जो भी सेंटर होगा वो जब भी होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। तो इस सर्कल का सेंटर हम लोग मान लेते a, 0। a, 0 यदि सेंटर मान लिया तो इसका रेडियस कितना हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया a। अब फैमिली ऑफ सर्कल कहने का मतलब a का वैल्यू आप बदलते जाएंगे, अलग अलग सर्कल आपको प्राप्त होता जाएगा। राइट हैंड साइड का भी मिल सकता है, लेफ्ट हैंड साइड का भी आपको इसी तरह से प्राप्त हो सकता है। इधर जहां प्लस a, 0 लिया, माइनस a, 0 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का सर्कल मिल जाएगा। a का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो राइट हैंड साइड के सर्कल मिलेंगे, a के नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के सर्कल मिलेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस, इसी चीज को आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए आपको मेरे पुराने सर्कल के वीडियो देखने पड़ेंगे कि भाई फैमिली ऑफ सर्कल कहते किसको है, और सर्कल जब वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा,
y एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट पर टच करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये आप जान रहे होंगे तभी सवाल को बना पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर आएंगे और सीबीएसई बोर्ड्स में आते हैं। जैक बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लेट फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस, जो y एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन, उसका सेंटर हम लोग मान ली a,0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के नॉलेज से हमको पता है x माइनस ये जो सेंटर है आपका a का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल के ऊपर में एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले ले जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। तो ये जो दूरी हो गया वो क्या हो जाएगा, वो दूरी हो जाएगा a। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस a का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस जो रेडियस है रेडियस का होल स्क्वायर a स्क्वायर। अब सॉल्व कर दे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर और a स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये हो गया 0। फाइनल इक्वेशन आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। जिनको ऑलरेडी ये इक्वेशन आता है वो डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसलिए इसको एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा तो चेन रूल से पहले y के रिस्पेक्ट में इंटू फिर y का होगा x के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा उसी को y डैश बोलते हैं। और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया 2y माइनस 2a कांस्टेंट इसलिए छोड़ दिए x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। इससे 2a का वैल्यू निकालिए, 2a का वैल्यू हो गया 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश। अभी आपको बताएं कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा और जितने आपको इक्वेशंस बन गए उन इक्वेशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, जिस किसी भी मेथड से जो भी आसान आपको पड़े। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, 2a का वैल्यू निकालकर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू रख दिए 2x प्लस 2y वाई डैश इंटू उसमें x इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो गया तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इज इक्वल टू 0। चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको डेरिवेटिव पहले लिखना है, इसलिए इन सभी को राइट हैंड साइड में भेज दें। तो 2x वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाने से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स के लिए, जो कि टच कर रहा है y एक्सिस को एट ओरिजिन पॉइंट पर, ओरिजिन है जहां पर है वहां पर टच कर रहा है, उसका ये फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि 9.3 को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको ये करना है कि देख लेना है कि जो जनरल सॉल्यूशन दिया है उसमें कितना आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है। जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिया है, यदि 2 दिया है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर ले, और जो 3 इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन नंबर 1 है वो, और बाकी जो 2 बार डिफरेंशिएट किए उन सभी से आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दें सब्स्टिट्यूशन वगैरह की मदद से, और जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए वही आंसर होगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 9.3। और आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैक बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब लास्ट में एक छोटा सा आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि आप एक्सरसाइज 9.4 इसके जस्ट बात कर। अब हमारे पास उल्टा होगा, अभी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन था, उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। अब 9.4, 5 और 6 में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला मेथड है हमको उसमें मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, उसमें वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है। तो इस मेथड में भी कोई नया फॉर्मूला, कोई नया टेक्निक नहीं है, इसलिए इस मेथड को भी हम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं। आप इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसमें जो डाउट्स आएगा उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाकर आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल।
मेथड का नाम है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि नाम है, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और कुछ इसमें करना नहीं है। आइए एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ y log y dx माइनस x dy बराबर 0। मेथड का नाम ही है वेरिएबल सेपरेबल, का मतलब x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो। तो इसमें से x dy को सबसे पहले इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में कर दी, उसके बाद x वाले को x तरफ कर दिया तो dx by x हो गया, dx by x, और dy की तरफ y लेके गए तो dy डिवाइडेड बाय y log y, और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये मेथड, जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना नहीं भूलेंगे। जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए जो भी इंटीग्रेशन का मेथड है उस मेथड से आप इंटीग्रेट कर ले। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो मेरे पुराने वीडियो में जाकर इंटीग्रेशन मेथड को देख लें। उसे इंटीग्रेट करने के बहुत से डिफरेंट मेथड हैं, उनमें से जो भी मेथड सुटेबल हो राइट प्रॉब्लम के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेथड है, तो जो भी सुटेबल मेथड हो उस मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर ले। जैसे इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है log y उसको मान लें t मान लें, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। log y को अब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। y का t के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो सब ये चेन रूल से पहले y के रिस्पेक्ट में करें, फिर y का t के रिस्पेक्ट में करें, और t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1, log y का y के रिस्पेक्ट में हो गया 1 by y, dy by dt, dt को उधर भेज दो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो dy डिवाइडेड बाय y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग dt, और log y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे t। तो देखिए dy डिवाइडेड बाय y, dy बाय y की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए dt, और नीचे में रह गया डिवाइडेड बाय log y की जगह रख दिए t। इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेरे पुराने वीडियो में जाकर आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल और बहुत से प्रॉब्लम बताए गए हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में dx by x है, ये ऑलरेडी फॉर्मूला है। dx by x का इंटीग्रेशन होता है log x, और dt by t का हो गया log t। जब सारा आंसर log के टर्म में है तो आप जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेंगे उसको भी log के टर्म में ही लेंगे। log t में चूंकि y का टर्म है, t का वैल्यू y के टर्म है, तो आप x की तरफ जो कांस्टेंट है उसको log c ले लें, और log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, मतलब log cx हो गया इज इक्वल टू log t। अब दोनों तरफ से log क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, एंटी लॉग लगा दिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ log एलिमिनेट कर गया। अब आपका आंसर है cx इक्वल टू t, t का वैल्यू रख दिए log y टू द बेस e। या तो इस log के फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, या log और एक्सपोनेंशियल क्या है, एक दूसरे के कन्वर्स हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो जब इनवर्स हैं तो आप इसको log को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकते हैं, e का पावर cx इज इक्वल टू y, y इक्वल टू e का पावर cx। इस फॉर्म में आप आंसर को छोड़ सकते हैं। तो आप देखिए इसमें मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल में क्या किए, हम लोग वेरिएबल को केवल मेथड के नाम पर यही है कि x को अलग कर दिए, y को अलग कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेट करना। और इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के जितने भी पुराने मेथड है, जो भी सुटेबल होगा वहां पर उसको आपको अप्लाई करना होगा। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने से पहले आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है, इसलिए इंटीग्रेशन के सारे वीडियो को देखें और समझें। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है कि इनिशियली आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा। जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया क्वेश्चन नंबर 13, सेम एक्सरसाइज 9.4 का, cos dy by dx इक्वल टू a, और बोला गया कि एक रियल नंबर है और ये इनिशियल कंडीशन है, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कि व्हेन x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 लेंगे उस समय y का वैल्यू होगा 1। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। जब आप जनरल सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे तब इस इनिशियल कंडीशंस को आप यूज कर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दे तो dy बाय cos इनवर्स cos इधर हो गया आइडेंटिटी फंक्शन dy बाय dx पर अप्लाई हुआ, ये बन गया dy बाय dx, और cos इनवर्स लगा दिए a के साथ तो ये बन गया cos इनवर्स a। अब dx को cos इनवर्स a में मल्टीप्लाई कर दे, cos इनवर्स a एक कांस्टेंट है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते, dy का इंटीग्रेशन हो गया y, और cos इनवर्स कांस्टेंट इसलिए उसको छोड़ते बाहर कर दे इंटीग्रेशन से, dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c। ये जो सॉल्यूशन आया ये जनरल सॉल्यूशन आया, क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c यूज किया गया है। अब इसी जनरल सॉल्यूशन को हटाने के लिए अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आप पर्टिकुलर कंडीशन रखेंगे कि जब x का वैल्यू 0 होगा उसमें y 1 लें,
और उससे आप सी को रिप्लेस कर देंगे तो अब वो सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। When x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1 पुट कीजिए, x के जगह 0 रख दिए तो cos इनवर्स a इंटू 0 ये 0 हो गया, y के जगह 1 रख दिए, इससे c का वैल्यू मिल गया 1। इसलिए जो सोल्यूशन हो गया, जो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स अब प्लस c के जगह रह गया 1। अब 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू cos इनवर्स a, दोनों तरफ cos ले लेंगे तो a इक्वल टू आप ले सकते हैं cos y माइनस 1 बाई एक्स। तो ये आपका आंसर, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू cos y माइनस 2 बाई एक्स लिख दिया गया, जो कि गलत है। तो आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ जो वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें कोई नया मेथड और टेक्निक नहीं है, इसमें आपके मेहनत की जरूरत है। इंटीग्रेशन करने का जो भी मेथड आपने सीखा है उनमें से किसी भी मेथड को आपको जरूरत पड़ सकता है। इसमें करना यही कि दोनों जो भी वेरिएबल दिया है वेरिएबल को अलग कर दें और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएं और साइन लगाकर उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे। यदि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, उसके बावजूद बच्चों यदि कोई डाउट रहता है 9.3 और 9.4 डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर डाउट्स आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजें, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर आपको प्रोवाइड करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।